जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हमारे साथ लाइव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद योगी आदित्यनाथ जी, आपने समय निकाला न्यूज 18 के लिए, चौपाल के लिए। पहला सवाल योगी आदित्यनाथ जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पहला सवाल योगी आदित्यनाथ जी, एक वीडियो देख रहा था, आएंगे तो योगी। 35 साल से कोई मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर नहीं आया उत्तर प्रदेश में, 35 साल से। इतिहास बदलेगा? हम लोग इतिहास बदलने के लिए ही बने हैं। इस आत्मविश्वास के पीछे कोई खास वजह? हाँ, जनता का आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन है। भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का परिश्रम है और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के दम पर भारतीय जनता पार्टी 2014, 2017 और 2019 की पुनरावृत्ति करेगी। प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी। क्या बड़ी उपलब्धियां, अगर आप बताना चाहें, क्यों आपको दोबारा वोट दिया जाए, क्यों वापसी हो आपकी? देखिए, ये तो प्रदेश का बच्चा बच्चा कह रहा है। उत्तर प्रदेश की पहचान दिलाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की हमारी सरकार ने किया है। सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण, बिना भेदभाव के केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को हर एक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य हो, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश को देश के विकास में बाधक माना जाता था, वह उत्तर प्रदेश आज अग्रणी भूमिका के साथ कार्य कर रहा हो। कोविड प्रबंधन हो या बिना भेदभाव के समाज के हर एक तबके को, चाहे वह गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो या बच्चे हों, इन सभी को जिसके वे हकदार थे उस हक को दिलाने का कार्य हो, यह अगर किसी ने किया है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मुझे लगता है हर एक तबका सरकार के कार्यों से संतुष्ट है, खुश है और इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश पर हर एक व्यक्ति को विश्वास है। इसलिए फिर से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और फिर से बीजेपी की सरकार रिपीट करेगी। सीटें बता देंगे सर, कोई फोरकास्ट? 325 प्लस। पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा? मैंने कहा ना, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही आए हैं। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि क्राइम रेट बहुत बढ़ गया। आज ही कहा उन्होंने। आप कह रहे हैं भयमुक्त वातावरण, वो कह रहे हैं भयमुक्त वातावरण चाहिए तो सरकार बदलिए। क्राइम रेट बढ़ गया है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश जी स्वयं भयभीत हैं, क्योंकि 4 वर्षों तक वो कहीं दिखाई नहीं दिए और अब भय इस बात का है कि चुनाव के यानी 4 वर्षों तक अता पता नहीं था। इस दौरान गठजोड़ कर रहे थे, कभी 2 लड़कों की जोड़ी, कई बबुआ और बुआ की जोड़ी। इन सब को जनता ने खारिज किया। कोरोना कालखंड में इनके कहीं दर्शन नहीं हो रहे थे और इसलिए जनता इनको बताना चाहती है कि उस दौरान ये लोग आइसोलेशन में थे। अब जनता इनको आइसोलेशन में भेजने वाली है चुनाव के दौरान, इसलिए उनको ये भय है। इसलिए क्राइम रेट बढ़ा नहीं, क्राइम रेट का पैमाना न मैं तय करता हूं न अखिलेश जी तय करते हैं।
ये पूरे देश के सभी राज्यों का नेशनल क्राइम ब्यूरो तय कर लेता है, उनके पास सारे डाटाज हैं। उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा, हर बेटी, हर बहन और हर माता इस बात को कह सकती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान की क्या स्थिति है। इसलिए इसके लिए हमें अखिलेश जी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, लेकिन हां, यह भय उनको जरूर है कि जनता उनको आइसोलेशन में न भेज दे। मैं कुछ सवाल पूछूंगा योगी आदित्यनाथ जी, जो आपकी सरकार पर आरोप लगते हैं, मैं एक एक करके वो सवाल पूछूंगा। एक तो सबसे बड़ी चीज ये कि आपके नाम से मुसलमानों को बहुत डराया जाता है, कहा जाता है कि वोट हमें दे दो नहीं तो योगी आ जाएगा। देखिए, मेरे नाम पर किसी को भयभीत होने की आवश्यकता है ही नहीं। जो कानून का पालन करेगा, कानून के राज पर विश्वास करेगा, उसे बड़े सम्मान और गौरव के साथ उत्तर प्रदेश में रहने का पूरा अधिकार है। लेकिन कोई कानून को धता बता करके कानून को बंधक बनाने का कार्य करेगा तो फिर वह कोई भी होगा, उसके लिए कानून अपना काम भी करेगा। और जो कानून को धता बताते थे, जो कानून को बंधक बनाते थे, जो प्रदेश में दंगा फसाद करते थे, जो बेटियों की, बहनों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, जो व्यापारियों का अपहरण करते थे, वे लोग जरूर प्रदेश के अंदर पहले प्रदेश की जनता को पलायन करने के लिए मजबूर करते थे, अब वे प्रदेश के अंदर विगत 5 वर्ष के दौरान पलायन करने के लिए मजबूर हुए हैं। और इसलिए अगर उसको किसी जाति, किसी वर्ग के साथ कोई जोड़ता है तो ये उनकी सोच हो सकती है, सामान्य उत्तर प्रदेश वासी की सोच नहीं है। उत्तर प्रदेश वासी ये मानता है जो उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है और उत्तर प्रदेश में हर एक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी है। धर्म देखकर कार्रवाई होती है, यह आरोप लगता है माफियाओं पर, दंगाइयों पर, धर्म देखकर कार्रवाई होती है। देखिए, अपराधी अपराधी है। हमने कहा ना, हमारी सरकार तो प्रधानमंत्री मोदी जी के इस मंत्र के साथ चलती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये सरकार की रणनीति का हिस्सा है और सरकार का ये कार्य करने का मूल मंत्र है। इसी को अंगीकार करते हुए पूरी सरकार चल रही है। न जाति, न धर्म, न क्षेत्र, न मत, न मजहब, सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ सबके विकास के साथ जोड़ते हुए सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। हम शासन की योजनाओं का लाभ देंगे सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी की नहीं करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, तो ये अब्बा जान, चचा जान, भाई जान कहते हैं कि ये आप जानबूझकर एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं बार बार चुनावी भाषणों में कि अब्बा जान और चचा जान के अनुयायी सुन ले, जो उत्तर प्रदेश को शाहीन बाग, एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं सर आप। देखिए, ये टारगेट नहीं किया जाता है। मुझे एक बात बताइए, क्या अब्बा जान असंसदीय शब्द है? क्या भाईजान संसदीय शब्द है? जो लोग इस नाम पर तुष्टीकरण करते थे, आज उनको वो संबोधन दिया जा रहा है। आज मैं उनको दूसरे नाम से बोलूं तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं उनको बोलता हूं कि भाई देखो, कम से कम अब्बा जान से पूछ लेते, चचा जान से पूछ लेते, भाईजान से पूछ लेते, हो सकता है कुछ और ज्ञानवर्धन होता उन लोगों का। इसलिए उन लोगों को सद्बुद्धि देने के लिए ये कुछ उपमाएं दी जाती हैं। ये किसी व्यक्ति, किसी मत, किसी मजहब को टारगेट करने के लिए नहीं होता है। मतलब अब्बा जान, चचा जान, भाई जान, इसका किसी समुदाय या धर्म विशेष से कोई लेना देना नहीं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, इससे किसी व्यक्ति विशेष से, किसी धर्म विशेष से लेना देना नहीं है। यह केवल और केवल वह संबोधन है उन लोगों के लिए जो लोग इसके नाम पर राजनीति करते थे, जिन्होंने प्रदेश की जनता के साथ, किसी भी वर्ग के साथ न्याय नहीं किया अपने शासनकाल में। उन लोगों को सामान्य संबोधन की एक भाषा है। सामान्य संबोधन में अब्बा जान हिंदू धर्म में तो नहीं होते ना सर? सामान्य संबोधन में हिंदू धर्म में चचा जान या भाई जान तो नहीं होते। उन्होंने तुष्टीकरण हिंदुओं की नहीं, उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की, इसलिए उनको यह संबोधन दिया जा रहा है। हमारी सरकार तुष्टीकरण तो नहीं कर रही है,
हमने सबका साथ सबके विकास की बात कही है। एनकाउंटर राज दूसरा आरोप आपकी सरकार पर लगता है, एनकाउंटर राज। देखिए, पुलिस पर कोई गोली चलाएगा तो पुलिस हाथ पे हाथ धरे रह करके नहीं बैठ सकती। पुलिस सुरक्षा की प्रतीक है और उत्तर प्रदेश का पुलिस बल देश का सबसे बड़ा पुलिस बल है। अगर उसी का मनोबल टूट जाएगा तो 25 करोड़ की आबादी को सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? हमारे पुलिस के जवान भी शहीद हुए हैं, इसकी चर्चा नहीं होती। हमारे पुलिस के जवान भी गंभीर रूप से घायल हुए, इनकी चर्चा नहीं होती। लेकिन अगर दुर्दांत माफिया कहीं पुलिस इनकाउंटर की चपेट में आता है तो वह इशू बनता है। मुझे लगता है कि अपराधी और माफियाओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना हमें बंद करना होगा। वो माफिया मुसलमान निकल आता है तब आरोप लगते हैं क्या माफियाओं पर धर्म की वजह से कार्रवाई करते हैं। बुलडोजर राज तीसरा आरोप। देखिए, हर प्रकार के माफिया हैं। देखिए, जिसने सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है, जिसने व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा किया है, जिसने गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करके उनको उजाड़ा है, मुझे लगता है कि यह समय का तकाजा है कि ब्याज सहित उसकी वसूली होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ने कोई भी काम नियम विरुद्ध नहीं किया है। हमने तो केवल उन माफियाओं से वह संपत्ति वापस ली है जो संपत्ति उन्होंने अनैतिक और अवैध तरीके से किसी गरीब का, किसी व्यापारी का या किसी सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है, तो उसको संपत्ति उसकी वापस ली और कुल अभी 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हम लोगों ने भी वापस ली है। अभी मुझे लगता है कि बड़ी संपत्ति वापस लेनी बाकी है और इस पर हमारी कार्रवाई निरंतर चल रही है। योगी आदित्यनाथ जी, मैं पॉलिटिकल सवाल और लूंगा आपसे। प्रियंका फैक्टर को लेकर गठबंधन, आपके खिलाफ गठबंधन भी तैयार हो रहा है ओवैसी को लेकर, लेकिन इस एक सवाल आपसे बीच में पूछ रहा हूं, राजनीतिक नहीं है। प्रधानमंत्री के साथ आपकी फोटो जो आपने ट्वीट करी थी, वो तस्वीर से बड़ी तिलमिलाहट पैदा हुई थी पॉलिटिकल सर्कल्स में। उस तस्वीर का थोड़ा राज बताइए ना, क्या कहानी है उस तस्वीर की? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी हम सब के अभिभावक हैं, देश के अभिभावक हैं, हम सब के अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं। उनकी प्रेरणा और उनका मार्गदर्शन न केवल देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है, भारत को दुनिया के एक समृद्ध और विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा कर रहा है। भारत के अंदर एक नया विश्वास, एक सुरक्षा का एक माहौल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों को जो भी सफलता प्राप्त हो रही है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा है। चाहे वह प्रयागराज के दिव्य और भव्य कुंभ को एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और स्वच्छता की प्रतीक के रूप में स्थापित करने का रहा हो जी, चाहे उत्तर प्रदेश में व्यापक निवेश के माध्यम से करोड़ों लोगों को रोजगार देने के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हो, ये सभी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। या कोरोना प्रबंधन का कार्य हो, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो यशस्वी नेतृत्व है वह उत्तर प्रदेश की और देश की एक उपलब्धि है। तो उन्हीं मुद्दों पर यह हमारा सौभाग्य है कि डीजीज कॉन्फ्रेंस का अवसर पहली बार उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ और उत्तर प्रदेश में 3 दिनों तक प्रधानमंत्री जी का प्रवास था और उन 3 दिनों तक मुझे प्रधानमंत्री जी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो स्वाभाविक रूप से उन कुछ दुर्लभ क्षणों में एक वे अवसर भी थे जब प्रधानमंत्री जी इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा को आगे बढ़ा रहे थे। कंधे पर हाथ रखकर क्या कह रहे थे प्रधानमंत्री जी? आपको क्या समझा रहे थे, क्या कह रहे थे? नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ना है और उत्तर प्रदेश देश की प्रगति में कैसे भूमिका का निर्वहन कर रहा है और कैसे आगे और अच्छे ढंग से कर सकता है, यही सब मूल मंत्र थे। वो तस्वीर अलग से क्यों ऐसे बाहर लाई गई? क्या मैसेज था सर? अलग से आपने ट्वीट करी सबसे पहले वो तस्वीर, कोई मैसेज देने की कोशिश थी? ये मैसेज नहीं था, ये देश के अभिभावक का देश के सामान्य जनता के सामने एक संदेश था।
एक स्टेटमेंट आया सर, मैं उस पर जाऊंगा, लेकिन पहले आप ही का बयान पहले उसी से शुरू कर लेता हूं। अगली कार सेवा कब हो रही है सर? देखिए, हम तो रोज ही कार सेवा कर रहे हैं। आपने बोला था जब अयोध्या में कार सेवा हुई थी तो गोलियां चली थी, अगली कार सेवा होगी तो फूल बरसाए जाएंगे। अगली कार सेवा कब शुरू हो रही है सर? देखिए, मैं कह रहा हूं ना, हम हमेशा कार सेवा ही कर रहे हैं, जनता की सेवा के लिए, प्रदेश के उत्थान के लिए, निस्वार्थ भाव के साथ की जाने वाली सेवा ही कार सेवा है। और ये जो सेवा है, ये कार सेवा का ही रूप है। जब हम कावड़ यात्रा पे पुष्प वर्षा करते हैं, जब हम दीपोत्सव के आयोजन में पुष्प वर्षा करते हैं, जब बरसाना की रंगोत्सव पे पुष्प वर्षा करते हैं, जब देव दीपावली, काशी की देव दीपावली पे पुष्प वर्षा करते हैं, जब प्रयागराज के कुंभ में और प्रयागराज के माघ मेले में पुष्प वर्षा होती है, तो पुष्प वर्षा कार सेवा का ही प्रतीक है और उन्हें सम्मानित करने का प्रतीक है, और यही हमारी कार सेवा है। लेकिन राम भक्तों पर गोलियां तो अयोध्या में कार सेवा के दौरान चली थी ना, तो योगी जी मथुरा काशी से आपके बयान को मैं ना जोड़ूं? दौर गया ना। देखिए, वह दौर गया जब हिंदू समाज को अपने पवित्र स्थलों के लिए संघर्ष करना पड़ा था, खून बहाना पड़ा था। आज इसकी आवश्यकता ही नहीं। भारत के संविधान पर, भारत की विधि व्यवस्था पर, भारत के लोकतंत्र पर हमारा विश्वास है। तो जो विधि सम्मत होगा, जो संवैधानिक होगा, जो लोकतांत्रिक होगा, उस पद्धति से हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण उसी संवैधानिक दायरे के अधीन ये सब कार्यक्रम आगे बढ़ा है। अब वो समय गया जब वोट बैंक की राजनीति के तहत राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी। आज नहीं कोई गोली चला सकता। आज तो भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का शुभारंभ कर दिया है। अब कहां से गोली चलाने की बात आएगी? तो रामलला हम आएंगे के बाद अब कृष्ण लला हम आएंगे। देखिए, मथुरा में तो कृष्ण की ही पूजा होती है। मुझे लगता है जो मथुरा नहीं गया होगा, मैं तो हर साल 2-3-4 बार जाता हूं। हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया है। मथुरा का ही नहीं, वृंदावन का भी, बरसाना का भी, गोकुल है, नंदगांव है, बलदेव है, इन सभी तीर्थों का विकास हम लोग कर रहे हैं। ईदगाह भी है। और वहां पर जब मैं जाता हूं तो वहां पर भगवान कृष्ण की ही पूजा करके आता हूं, राधा रानी की उपासना करके आता हूं। तो आप कृष्ण लीला की बात कहां से? कृष्ण लीला तो वृंदावन के कण-कण में हमने कृष्ण का वास माना है। तो वहां पर इस बात की कोई बात, इस प्रकार की कोई चर्चा ही नहीं। वहां पर तो हमेशा वहां पे जय श्री कृष्ण ही होता है। वहां पे राधे राधे की बात कोई करता है। वहां कोई दूसरी चर्चा होती ही नहीं। तो फिर डिप्टी सीएम, आप काशी में जाएंगे, वहां पे हर हर महादेव के नारे लगते हैं। आप अयोध्या में जाएंगे, जय श्री राम के नारे लगते हैं। आप प्रयागराज में जाएंगे, वहां पे हर हर गंगे के नारे लगते हैं। यही उत्तर प्रदेश है। तो फिर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य किस तरफ इशारा कर रहे थे जब कह रहे थे कि काशी जारी है, मथुरा की आगे बारी है? देखिए, ये विकास से जुड़ी हुई बात हो सकती है। मेरी इस पे चर्चा नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है विकास से जुड़ी हुई बात हो सकती है कि मथुरा, अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज, विंध्यवासिनी धाम और अन्य सभी तीर्थों का 700 ऐसे प्रमुख तीर्थों का हम लोगों ने प्रदेश में विगत 5 वर्ष के दौरान विकास किया है। ये उसी का पार्ट है। अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, ये हमारी सप्तपुरियों में भी आती है। अच्छा, तो विकास तो हर एक जगह हो रहा है। वहां का आध्यात्मिक, वहां का सांस्कृतिक, वहां का भौतिक, हर प्रकार का विकास होना चाहिए। समग्र विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ना है।
और उस समग्र विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने की एक कार्रवाई हमारी है। और उसके बाद अगर एक जगह हमने कुंभ के समय प्रयागराज का समग्र विकास किया, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी आज नए कलेवर और नई काया के साथ विश्व पटल पर छा रही है। आदित्यनाथ जी, अयोध्या समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। उप मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि काशी में विकास जारी है, मथुरा में आगे विकास की बारी है, या वो काशी में ज्ञानवापी मस्जिद। हाँ, विकास में देखिए, विकास की प्रक्रिया का ये सब पार्ट है। विकास की प्रक्रिया को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि इसको लेकर शफीकुर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के सांसद, उनका स्टेटमेंट आ गया है। वो कह रहे हैं कि हम 40 करोड़ हैं, कमजोर ना समझे, सड़कों पर उतर जाएंगे अगर काशी मथुरा की बात करेंगे तो। देखिए, उत्तर प्रदेश में वे दिन गए जब कोई इस प्रकार की धमकी देता था और सड़कों पर उतर करके और बाधित व्यवस्था को बाधित कर देंगे। उन्हें मालूम है कि आज सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो 7 पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर दंगा फसाद करने में, क्योंकि उसकी भरपाई करते करते 7 पीढ़ियां बीत जाएंगी। इसलिए ये शकीबुल रहमान बर्क ये वही सज्जन हैं जिन्होंने तालिबान का समर्थन किया था और इस समाजवादी पार्टी का चेहरा है। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है? कोई पार्टी का भी खंडन नहीं करती, उस तालिबान का समर्थन करती है जो तालिबान देश की आधी आबादी का विरोध करता हो, महिलाओं का विरोध करता हो, बच्चों के विरोधी हो। सभ्य समाज में इस प्रकार के वक्तव्य, तो आप इस प्रकार के लोगों को गंभीरता से लेते हैं, ये मुझे लगता है नहीं लिया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी, आप सीधी चुनौती किससे समझते हैं? प्रियंका गांधी, प्रियंका फैक्टर उत्तर प्रदेश में हाथरस से लेकर लखीमपुर तक ग्राउंड पर नजर आई। प्रियंका गांधी कोई फैक्टर है क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में? देखिए, मुझे लगता है कि सैटेलाइट मैपिंग से कहीं ढूंढना पड़ेगा। लेकिन तो बहुत ग्राउंड पर नजर आ रही है। मैं फिर से कह रहा हूं, लखीमपुर, हाथरस, आप लोग जाने नहीं देते, गाड़ी रोक देते हैं, उनकी पब्लिसिटी उनको अलग से मिलती है। तो प्रियंका फैक्टर कुछ नहीं है। देखिए, सवाल यह है कि भाई बहन की जोड़ी 2014 में अपनी कर आजमा चुकी है। जनता उन्हें पूरी तरह प्रदेश से बेदखल कर चुकी है और प्रदेश में कोई ऐसा गठबंधन नहीं जो न हुआ हो। 2014, 2017, 2019 में महागठबंधन हुआ था। रिजल्ट क्या रहा? फिर से हो गया है। महंत के खिलाफ जयंत आ गए हैं, एसपी आरएलडी, आपके खिलाफ महागठबंधन बनना शुरू हो गया है। देखिए, महागठबंधन 19 में था और 19 का वह गठबंधन जिसमें कांग्रेस, सपा, बसपा, आरएलडी ये सभी लोग एकजुट होकर के लड़ रहे थे। ये सभी एकजुट थे, एक मंच पे थे जी। आरएलडी सभी सीटों पे बुरी तरह परास्त हुई थी। बहुजन समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर का दल उभर करके आया था। समाजवादी पार्टी तमाम बातों और तमाम बड़बोलेपन के बावजूद तीसरे नंबर का दल बन गया था। अब 2019 के डाटा सबके सामने हैं, लोग देख सकते हैं 2022 में अब जनता क्या नजारा प्रस्तुत करती है। देखते रहिए, इंतजार करिए, इलेक्शन की घोषणा होने वाली है कुछ ही दिनों में, परिणाम सबके सामने उसके बाद आ ही जाएंगे। आपने कहा ना भाई ना बहन, बुआ बबुआ, चुनौती कौन है आपके सामने? भाई बहन, बुआ बबुआ, कौन? देखिए, मैंने क्या कहा, देखिए इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए कि बीजेपी नंबर 1 की लड़ाई आसानी से बढ़ते हुए आगे बढ़ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं।
नंबर 2 के लिए कौन लड़ता है, ये तय होना बाकी है, क्योंकि पिछले नजारे चौंकाने वाले थे नंबर 2 के। 19 में क्या आते हैं, 19 में क्या थे और 22 में क्या होते हैं, इस पे एक बार थोड़ा मुझे लगता है सभी लोगों को विचार करना चाहिए। पहली चुनौती किसको मानते हैं, मैं फिर से पूछ रहा हूं, सपा, बसपा या कांग्रेस? देखिए, चुनौती आपके सामने, पहली देखिए चुनौती। उत्तर प्रदेश में कोई चुनौती नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश के अंदर इन सभी दलों के कृत्यों को बहुत नजदीक से देखती आई है। सबके कार्यों को उसने नजदीक से महसूस किया है और अब प्रदेश की जनता परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण की राजनीति से उब करके विकास और राष्ट्रवाद के जिस मार्ग का अनुसरण की है, 14, 17, 19 में मिला ये प्रचंड बहुमत 2022 में इसकी पुनरावृत्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कहा जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ी आंदोलन, मतलब मुजफ्फरनगर दंगा या तो भूल गए वो लोग। मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाराजगी, किसान आंदोलन की कोई सेटबैक आपके लिए? देखिए, आपको क्या लगता है, अभी प्रधानमंत्री जी की जेवर में रैली थी, आज ही हम सहारनपुर थे, माननीय गृह मंत्री जी आए थे, आपको कहीं नाराजगी दिखती है? इससे पहले पंचायत चुनाव हुए थे, पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 75 में से 67 सीटें जीती हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी सीटें बीजेपी जीती है, क्या कहीं नाराजगी दिखाई दी थी? तो ये हम लोगों को लुटियंस जोन की मीडिया के उन विश्लेषकों के माध्यम से अपना नजरिया थोड़ा हटा करके बदलना होगा। जमीनी हकीकत क्या है, इसको देखना होगा। नाराजगी नहीं थी तो फिर किसान बिल क्यों वापस ले लिए? यही कहा गया कि चुनावों की वजह से प्रधानमंत्री जी ने दो बात साफ की। जी बोलिए योगी जी। कोई चुनाव नहीं, कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही शब्दों में कहा कि किसान हित में कानून लाए थे। हम कतिपय संगठनों को अपनी बात को समय से समझाने में कहीं ना कहीं हम लोगों में कोई कमी रह गई कि हम अपनी बात को उनके सामने नहीं रख पाए और इसलिए देश हित में इसको वापस ले रहे हैं। इसके बाद कुछ भी नहीं बचता है जी। प्रधानमंत्री जी ने सारी बातें इसके साथ कह दी है। लोकतंत्र में उन लोगों को भी, जो कुछ भी लोग विरोध कर रहे थे, हम राम राज्य की स्थापना की बात हमने की। राम राज्य यही है, एक अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति में भी अगर कहीं कोई शंका है तो शंका का समाधान करेंगे। उठ फिर भी नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यूपी में शाहीन बाग बनाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश है जी, उत्तर प्रदेश शाहीन बाग नहीं बन सकता। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बन सकता है, काशी विश्वनाथ धाम बन सकता है। उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा ने शाहीन बाग नहीं, ये लोग अभी लखनऊ नहीं, पहले लखनऊ को सील करने की धमकी दी जा रही थी, आए नहीं ये लोग लखनऊ। अब देखिए, मैंने कहा ना कि भाई ये दिल्ली नहीं उत्तर प्रदेश है, तो मतलब आएंगे तो आएंगे, बातचीत करेंगे। वो धमकी दे रहे हैं शाहीन बाग बनाएंगे, आप कह रहे हैं बातचीत करेंगे। मैंने कहा ना कि देखिए, धमकी के दिन उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गए। अब उत्तर प्रदेश संवाद से चलता है, विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। यहां पे न जाति, न मत, न मजहब, यहां पर न वंशवाद, न परिवारवाद, यहां पर सबका साथ सबका विकास का भाव है और विकास करेंगे सबका, तुष्टीकरण करेंगे किसी का नहीं। जब ये भाव बहुत साफ है,
गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए शासन की योजनाएं पहुंच रही हैं, तो फिर धमकी की बात ही कहीं सामने नहीं आती है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की धमकियों को उत्तर प्रदेश में कोई स्थान भी नहीं होना चाहिए। तो फिर जिन्नावादी और राष्ट्रवादी क्यों हो जाता है चुनाव? आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जाति नहीं, मजहब नहीं, लेकिन भाषणों में नजर आता है अब्बा जान, चचा जान, जिन्नावादी, राष्ट्रवादी। जी योगी जी, उस सोच को जवाब देने के लिए याद करिए 31 अक्टूबर की तिथि पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा था, और उस दिन राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा था, सम्मान दे रहा था, उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर रहा था, तब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एक राष्ट्र नायक की तुलना एक खलनायक से कर रहे थे, और इसलिए उनका जवाब देने के लिए यह आवश्यक था कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के राष्ट्र नायक हैं। जिन्ना हमेशा भारत के अंदर खलनायक के रूप में ही देखे जाएंगे, तो नायक और खलनायक समान नहीं हो सकते। तो लड़ाई जिन्नावादी वर्सेस राष्ट्रवादी हो गई है उत्तर प्रदेश में, और जिन्नावादी कौन कौन है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? ये लड़ाई जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, वे विकास के मुद्दे पे चर्चा नहीं कर सकते, गरीब कल्याणकारी योजनाओं पे चर्चा नहीं कर सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पे चर्चा नहीं कर सकते, कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे पे चर्चा नहीं कर सकते, कोरोना प्रबंधन पे कोई चर्चा नहीं कर सकते, तो स्वाभाविक रूप से अपनी खींच मिटाने के लिए वे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जिन्ना को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रवादी समाज, उत्तर प्रदेश का सामान्य नागरिक सपा, बसपा, कांग्रेस के इस प्रकार के षड्यंत्रों को पूरी तरह बेनकाब करेगा, और इस प्रकार की किसी भी नकारात्मक सोच को पूरी तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति से बेदखल भी करेगा। वो तो उल्टा आप पर आरोप लगाते हैं कि पूरा चुनाव विकास, मतलब वो तो काम बोलते हैं और आप नाम बदलने की राजनीति करते हैं। ये काम वर्सेस नाम की लड़ाई है। कह रहे हैं आप लोग लिस्ट बनाकर बैठे हैं, सबके नाम बदले जा रहे हैं। देखिए, आप नाम की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाषा विश्वविद्यालय का नाम मान्यवर कांसीराम भाषा विश्वविद्यालय था। समाजवादी पार्टी ने इसका नाम क्यों बदल दिया? छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर केजीएमसी का नाम था जी। समाजवादी पार्टी ने छत्रपति साहू जी के नाम पर इस नाम को क्यों बदल दिया? सहारनपुर मेडिकल कॉलेज का नाम भी कांसीराम जी के नाम पे था। समाजवादी पार्टी ने इस नाम को क्यों बदल दिया? क्या ये दलितों का अपमान नहीं? आखिर समाजवादी पार्टी इसके नाम पे क्या नाम वो बदल रहे हैं या हम बदल रहे हैं? हमने तो इलाहाबाद को प्रयागराज कहा, क्योंकि प्रयागराज उसका पुराना नाम था। हमने प्रयागराज नाम फिर से किया। दुनिया राम जन्मभूमि स्थल को अयोध्या के नाम से जानती है, तो हमने उस जनपद का नाम, उस कमिश्नरी का नाम अयोध्या रखा। हमने कोई नाम दूसरे तो बदले नहीं। हम तो उन्हीं नामों को कर रहे हैं जो उसका पुरातन नाम था, पौराणिक नाम था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ जो नाम था, हम उसी को उसके साथ जोड़ रहे हैं। दूसरा, जहां तक रही विकास की बात, 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। 2017 से लेकर के 2021 के बीच हम 33 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, जिनमें से 17 मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुके हैं, यानी उनमें सत्र प्रारंभ हो चुका है, बाकी निर्माणाधीन है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे 1947 से लेकर 2017 तक 1.5 एक्सप्रेसवे बना था। आज उत्तर प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री जी ने अभी लॉन्च किया है, राष्ट्र को समर्पित किया है।
दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे चालू हो चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे युद्ध स्तर पर बन रहा है, दिसंबर तक उसको कंप्लीट करने की तैयारी चल रही है। गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास इसी महीने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। गोरखपुर एक्सप्रेसवे पे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर हम लोग लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई कर रहे हैं। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, मेट्रो, एयर कनेक्टिविटी 2017 तक, 1947 से 2017 तक 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, लखनऊ और वाराणसी। आज उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं, 11 पे कार्य चल रहा है और अगले कुछ वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसके पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। वाराणसी, लखनऊ, कुशीनगर, अयोध्या और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, ये उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। ये कार्य 2017 के पहले विकास की सोच रखने वाली सरकारें आती तो वे भी कर सकते थे, लेकिन उनकी विकास की सोच नहीं थी। वो कह रहे हैं सारे तो आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट तो उनके गिनाए हैं आपने। अखिलेश जी ऐसा कहते हैं, वो दावा करते हैं, आप उनका सारा क्रेडिट ले लेते हैं। ज्यादातर एक्सप्रेसवे से लेकर एयरपोर्ट, वो कह रहे हैं ये तो हमारी सरकार में शुरू हुए थे, बनने नहीं दिया। हाँ, अब इस बात को मायावती जी भी बोल रही हैं कि हमने भी सोचा था कि हम इस प्रकार का कार्य करेंगे लेकिन कर नहीं पाए थे। जैसे जेवर एयरपोर्ट के दिन उन्होंने कहा इस बात को, कहा कि जेवर में एयरपोर्ट हम भी बनाने की लालसा रखते थे लेकिन कांग्रेस ने बाधा डाल दी थी, इसलिए नहीं बना पाए। हमारे समय में तो हम लोगों ने निर्णय लिया, केंद्र सरकार ने क्लियरेंस दी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भव्य समारोह में शिलान्यास करके कार्य प्रारंभ भी कर दिया है। जी, योगी आदित्यनाथ जी कुछ पर्सनल अटैक भी, निजी हमले बोल सकते हैं जी, निजी हमले भी आप पर किए जाते हैं। आज एक और स्टेटमेंट आया कि जिसका परिवार होगा वही तो परिवार की चिंता करेगा ना। परिवारवाद को लेकर वो कह रहे हैं कि आप परिवारवाद के खिलाफ हैं, तो अखिलेश यादव कहते हैं जिसका परिवार होगा वही तो परिवार की चिंता करेगा। जो लैपटॉप नहीं चला सकता वो लैपटॉप क्या देगा? देखिए, यही तो संकुचित सोच है। मुझे लगता है कि लैपटॉप कैसे चलते हैं और टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल होता है, ये हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर एक जन तक पहुंचाया है। डीबीटी की स्कीम हमारी हो, ऑनलाइन सेवाएं प्रदेश के अंदर जो दी जा रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दी जा रही है। अखिलेश जी के लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता की तुलना में अपना परिवार ही प्रदेश था जी। और हमारे लिए 25 करोड़ की जनता ही अपना परिवार है। यही अंतर है और यही अंतर है, ये विराट अंतर जो भारतीय जनता पार्टी की विराटता, एक तरफ जहां 25 करोड़ लोगों को अपने परिवार का हिस्सा मानना जी, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की वो संकुचित सोच जिसमें अपना परिवार ही सब कुछ है, बाकी पराये हैं, इस भाव के साथ कार्य करने वाले ये लोग हैं। और इस संकुचित सोच ने ही प्रदेश के विकास को बाधित किया, प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप में बनाया। तो स्वाभाविक रूप से अखिलेश जी से ज्यादा बोलेंगे क्या? जो उनका ट्विटर बता देता, भाई 12 बजे सो करके उठेंगे, सो करके उठने के बाद फिर स्नान करेंगे, फिर लंच लेंगे, फिर उनका कोई ट्विटर आएगा, बताएगा कि आज भैया ये शब्द बोल दोगे तो एक वाक्य उनको 3-4 रटा दिया जाता है। उन 3-4 रटे हुए वाक्यों को उनको बोलना है। तो अपनी बुद्धि और विवेक से जब व्यक्ति काम करे तो उसको व्यवहारिक जानकारी हो। तो ये तो बुद्धि का भेद है जी। इसको जो है आप इससे ऐसा क्यों मानते हैं कि वो सोच का अंतर है? क्योंकि परिवार के बाहर जब निकलना ही नहीं तो उनको लगता है कि वो कूप मंडूप वाली कहानी है ना, कि उससे बाहर जब निकलना नहीं तो उनको कुछ पता ही नहीं कि देश दुनिया की स्थिति क्या है। चलिए, 325 सीटों का दावा आपने आज चौपाल में किया है। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 चौपाल के लिए।